हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 26 अप्रैल 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन क्या है, हु रिसीव्ड फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं पहली बार जो दिया जाने वाला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के बारे में। और ये अवार्ड दोस्तों दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस अवार्ड को रिसीव करते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अवार्ड जो है वो दोस्तों 80th एनुअल मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड सेरेमनी के दौरान दिया गया, जो कि कहाँ पे आयोजित की गई, जो मुंबई में आयोजित की गई। और ये दीनानाथ मंगेशकर जी कौन हैं, ये लता मंगेशकर जी के फादर हैं। और नाम जो अवार्ड का रखा गया लता मंगेशकर जी के फादर के नाम से रखा गया है, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। और दोस्तों ये मोदी जी को इसलिए दिया गया है क्योंकि ये उनका सेल्फलेस सर्विस है जो कंट्री के लिए उन्होंने कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो एज सच ये माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं एक दिन के अंदर लोगों के लिए, इवन छुट्टी भी नहीं कोई लेते। तो उसके लिए ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। और ये अवार्ड एक पूना बेस्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान। और दोस्तों ये मंगेशकर फैमिली की तरफ से चलाया जाने वाला एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इनकी तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। तो ये अवार्ड लता मंगेशकर जी की याद में जो है वो स्टार्ट किया गया है। और उनके फादर जो हैं दीनानाथ मंगेशकर, उनकी 80th डेथ एनिवर्सरी के अवसर पर जो है इसको दिया गया। और उनकी डेथ एनिवर्सरी जो हर साल मनाई जाती है वो 24 अप्रैल को मनाई जाती है। तो ये अवार्ड भी 24 अप्रैल को दिया जाया करेगा। और ये अवार्ड जो है वो एक इंडिविजुअल को दिया जाया करेगा जिसने बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक ऐसा काम किया हो जिससे देश का भला हुआ हो, या लोगों का भला हुआ हो, या फिर सोसाइटी को कोई फायदा मिला हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और लता मंगेशकर की याद में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया। और लता मंगेशकर जी का जन्म जो है वो 28 सितंबर को हुआ था दोस्तों 1929 के अंदर। और उनका जन्म जो है वो इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन उनकी डेथ जो है वो रिसेंटली, आप सबको पता है कि 6 फरवरी 2022 को हुई। और उनका जो देहांत है वो मुंबई के अंदर हुआ। तो याद रखना है आपको, जन्म स्थल जो है वो पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, डी होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडिया की पहली ऐसी बस सर्विस जिसमें टैप इन टैप आउट फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की गई है, इसका ऐसा फीचर लॉन्च किया गया है। और इस बस का उद्घाटन जो है वो कहाँ पे किया गया, या ये बस सर्विस जो है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों स्टेट है महाराष्ट्र और जगह का नाम है मुंबई। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो महाराष्ट्र स्टेट टूरिज्म इन्वायरमेंट या प्रोटोकॉल जो मिनिस्टर हैं हमारे पास, आदित्य ठाकरे जी, आप कह सकते हो उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं। तो इन्होंने पहली बस सर्विस टैप इन टैप आउट फीचर के साथ जो है वो स्टार्ट की है मुंबई के अंदर। और इसका मेन मकसद यही है कि डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाया जा सके। आपको कोई भी टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें या इस स्मार्ट कार्ड के थ्रू जो है वो टिकट को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जस्ट एक मशीन लगी होगी, जैसे ही आप बस के अंदर एंटर करोगे तो उस मशीन के ऊपर इस कार्ड को जो है वो आपने टैप करना है, तो आपकी टिकट जो है वो कट जाएगी। और जैसे ही आप उतरोगे बस से तो आपके पास रसीट आ जाएगी, आपके मोबाइल में मैसेज जो है वो आपको मिल जाएगा। तो सर्विस जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया से लेके चर्च गेट रूट पे चलाई गई है। और ये बेस्ट की तरफ से चलाई गई है। बेस्ट का मतलब है बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो सरकार का है, वहां पे चलाई गई है। और पहले जो है वो स्टार्टिंग में कहा गया है कि 10 बसेस जो इस रूट पे चलती है वहां पे इस सर्विस को चलाया गया है, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर चर्च गेट तक। लेकिन धीरे धीरे करके जितने भी रूट्स हैं सब में चला दिया जाएगा। टोटल 438 रूट्स हैं, सब में जो है वो इस तरह की फैसिलिटी चला दी जाएगी, ताकि डिजिटलाइजेशन बढ़ सके। तो आपने क्या करना है, टैप इन टैप आउट सर्विस के अंदर जो है, या तो चलो स्मार्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए, या चलो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड होनी चाहिए, ताकि आप इस सर्विस का यूज जो है वो कर सकें। तो जैसे ही आप इसके अंदर जो है वो एंटर करोगे तो एक ग्रीन टिक जो है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएगा, और आपके पैसे जो हैं वो कट जाएंगे जैसे ही आप बस से जो है वो उतरोगे, जहां तक आपने जाना होगा, जहां तक भी आपकी दूरी होगी।
तो कैसे पता लगेगा कि ये बस जो है वो इसमें टैप इन टैप आउट फैसिलिटी है? तो इसमें एक डिजिटल बस जो है वो आगे लिखा होगा फ्रंट साइड पे बस के ऊपर, तो इससे पता लग जाएगा कि इस बस में इस तरह की फैसिलिटी है। लेकिन इसमें जो है वो कैश पेमेंट नहीं होगी, इसमें या तो एप्लीकेशन या स्मार्ट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट जो है वो की जा सकती है। तो आपको स्मार्ट कार्ड को पहले जो है वो लोड करना होगा, उसमें कुछ पैसे जो है वो ऐड करने होंगे या फिर एप्लीकेशन के ऊपर कुछ पैसे ऐड करने होंगे। जैसे ही उसको बंदे को रिसीट मिल जाएगी अपने मोबाइल फोन पे, चाहे एप्लीकेशन के ऊपर देख सकता है चाहे उसको मैसेज से मिल जाएगी, और वो अपनी टिकट को इवन कलेक्ट भी कर सकता है। अगर उसके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है तो वो अपनी टिकट को कलेक्ट भी कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर भी देख सकता है। तो ये फैसिलिटी दोस्तों मुंबई में स्टार्ट की गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आदित्य ठाकरे जी, जो कि उद्धव ठाकरे जी के बेटे हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और दोस्तों साथ ही साथ याद रखना है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Who won the men's singles title in सर्बिया ओपन 2022? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि सर्बिया ओपन जो है वो किसने जीता है 2022 का। तो इसमें आपको जान के हैरानी होगी कि नोवाक जोकोविक तो हार गए हैं दोस्तों। इसका मतलब कह सकते हो कि रनर अप जो है वो इसमें कौन है, नोवाक जोकोविक, लेकिन जीता कौन है, एंड्रे रुब्लेव। तो आंसर क्या होगा, बी होगा, आंद्रे रुब्लेव भी कह सकते हैं। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, रशिया से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने सर्बियन टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविक, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं, उनको हरा दिया है और मेन सिंगल्स टाइटल सर्बिया ओपन 2022 का जीत लिया। कहां पे हुआ है दोस्तों, ये हुआ है बेलग्रेड के अंदर। और बेलग्रेड कहां पे है, सर्बिया में। और ये 17 से लेके 24 अप्रैल के बीच में खेला गया। और इस साल का आप कह सकते हो इस प्लेयर का, आंद्रे रुब्लेव का, ये तीसरा टाइटल है 2022 के सीजन का। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो नोवाक जोकोविक को भी, और ये बहुत ही यंग प्लेयर जो है वो आंद्रे रुब्लेव, ये जीत चुके हैं सर्बिया ओपन 2022। और इसमें जो डबल्स की जोड़ी है मेंस के अंदर, एरियल बेहर और साथ में इक्वाडोर के प्लेयर हैं गोंजालो एस्कोबार, इन्होंने डबल्स खिताब जीत लिया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार रीड कर लें, एग्जामिनर अगर पूछेगा तो मेन सिंगल ही पूछेगा। और सर्बिया ओपन 2022 एक तरह का एटीपी 250 टूर्नामेंट के नाम से जाना जाता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। और ये एक तरह का क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है, जैसे फ्रेंच ओपन होता है वैसे ही ये क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है। और एटीपी का हेडक्वार्टर आप याद रख सकते हो, एटीपी का हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को जो है वो सिलेक्ट किया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उसको एक अवार्ड दिया गया है, प्राइज दिया गया है, जिसका नाम है WSIS प्राइज 2022 चैंपियन प्रोजेक्ट। तो दोस्तों पहले तो आपने याद रखना है WSIS का मतलब क्या है। WSIS का मतलब है वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड समिट ऑन, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये मतलब है WSIS का। और इसमें किस सरकार के प्रोजेक्ट को जो है वो प्राइज दिया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से, ये सरकार है मेघालय की सरकार। और प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों मेग EA। और मेग EA का मतलब है मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उन्होंने की है। उनका ई प्रपोजल सिस्टम है, जो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट है मेघालय का, उन्होंने इस प्रपोजल सिस्टम को स्टार्ट किया था। तो उनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। लेकिन अब ये आप कह सकते हो मेग EA प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है। मेग EA जो है वो 2019 में मेघालय सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया था। एक तरह से डिजिटल सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जो सरकार की सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंचानी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन तक पहुंचानी है, एम्प्लॉयज तक पहुंचानी है। तो उसके लिए इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत जो है वो की गई है। तो मेग EA एक तरह से आप कह सकते हो 360 प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने चुने हैं। इसमें कई कंट्रीज के प्रोजेक्ट जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और चाइना के प्रोजेक्ट भी चुने गए, लेकिन हमारी सरकार का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो चुना गया है। और कैटेगरी है द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड द ऑल स्टेक होल्डर्स इन द प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। तो इस कैटेगरी के अंदर उनको चुना गया है। इसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट चुना गया, इसमें सरकार के और भी प्रोजेक्ट चुने गए, जैसे ई ऑफिस को चुना गया है, CDERP को चुना गया है कोरोना से रिलेटेड। लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सरकार से पूछा जाएगा, मेघालय सरकार इसका क्या होगा आंसर होगा, या ज्यादा से ज्यादा उस प्रोग्राम का या उस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। और टोटल इसके अंदर 18 प्रोजेक्ट जो हैं वो जीते हैं, और टोटल 72 चैंपियन प्रोजेक्ट अलग से उनको अवार्ड दिए गए हैं। और इस प्राइज का नाम है WSIS प्राइजेस 2022। और दोस्तों याद रखना, इसकी जो ऑफिशियल सेरेमनी होगी वो 31 मई को होगी, मतलब ये अवार्ड दिए जाएंगे 31 मई 2022 को, लेकिन ये अनाउंसमेंट जो है वो अभी हुई है। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो मेघालय सरकार की तरफ से स्टार्ट किया गया। लेकिन आप इन अवार्ड्स के बारे में भी याद रख सकते हो, WSIS प्राइजेस 2022 यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको स्टार्ट किया गया था। और खास करके इन तरह के प्रोजेक्ट्स को ये इवेल्युएट करते हैं
जिन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया और साथ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उसमें यूज किया गया हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया हो। तो एक ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म को ये लेके आता है ये प्राइजेस, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि उन तरह के प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट किया जाता है, उन तरह के प्रोजेक्ट्स को बताया जाता है जो बहुत ही अच्छे रहे और जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी फोकस किया। और पहली बार ये अवार्ड जो है वो 2012 में दिए गए थे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। राजनाथ सिंह जी ने डिफेंस कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन किया है और ये एक तरह से सेलिब्रेशन होती है जो भी इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंदर स्टार्टअप जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है डिफेंस कनेक्ट 2.0। इसमें हम इंडिया का आत्मनिर्भर बनना जो है वो निश्चित करते हैं, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर के अंदर बात करें तो सिर्फ डिफेंस सेक्टर की ही यहाँ पे बात होगी। और ये दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने IDEX प्राइम को लॉन्च किया है और साथ में 6th डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज भी जो है वो लॉन्च कर दिया है, डिफेंस कनेक्ट 2.0, जो कि कहां पे हुई? न्यू दिल्ली के अंदर। तो इसमें हम स्पेशली प्रमोट करते हैं उन स्टार्टअप्स को जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर आए हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर डिफेंस सेक्टर जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। तो इस ओकेजन के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX प्राइम का उद्घाटन किया गया और साथ में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का भी उद्घाटन किया गया, डिस्क 6 जिसको कहते हैं। और 38 प्रॉब्लम्स को सामने रखा गया कि ये स्टार्टअप्स इन 38 प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे? दूर करेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और साथ में स्टार्टअप्स भी जो है वो बढ़ेंगे और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आपने याद रखना है कि जो IDEX प्लेटफॉर्म है ये सबसे पहले 2018 में दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था और इसका मतलब है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। और इसका मेन मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन डिफेंस सेक्टर में हम कर सकें। और IDEX प्राइम के अंदर जो है वो स्पेशली कह दिया कि जो भी प्रोजेक्ट इसमें आएंगे उसमें जो भी स्टार्टअप्स होंगे उनको 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की राशि जो है वो दी जा सकती है, एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड की जाएगी। और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सरकार ऑलरेडी असाइन कर चुकी है कि 68% जो है वो बजट जो है वो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रखा जाएगा। मतलब इंडिया में जो वेपन्स, जो चीजें डिफेंस से रिलेटेड है वो तैयार होंगी तो उसको 68% पैसा जो है वो दिया जाएगा, उसको मतलब वहां से खरीदा जाएगा और बाकी पैसा जो है वो हम फॉरेन एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम पैसा जो है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करेंगे। और साथ ही रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि 101 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट जारी की गई है जो कि इंडिया में ही बनाएंगे। और साथ में ये भी कह दिया कि 25% पैसा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी लगाएंगे, पूरे प्राइवेट बिजनेस और स्टार्टअप्स के ऊपर लगाएंगे, जो भी डिफेंस के अंदर खर्चा होगा उसका 25%। तो बहुत बड़ी बात है, हम डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और मिनिस्टर डिफेंस के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो हैं राजनाथ सिंह जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ। कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, लखनऊ है उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित बिनापनी मोहंती जी का देहांत हो गया है। तो आपने याद रखना है कि ये कौन सी फील्ड से ताल्लुकात रखती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कि ये कौन सी फील्ड से ताल्लुकात रखती हैं। ये बहुत ही फेमस राइटर थी दोस्तों, और कौन सी स्टेट से थी? उड़िया राइटर थी। याद रखना है ये कटक से बिलोंग करती है, इनका रेजिडेंस कटक में है। और कटक कहाँ पे है? उड़ीसा में। एग्जामिनर आपको स्टेट जो है वो पूछ सकता है। तो बिनापनी मोहंती जो है वो अपना करियर जो है वो एज ए स्टोरी टेलर जो है वो स्टार्ट करती हैं। और उनकी पहली स्टोरी जो थी वो थी गोती रायत्रा रायत्रा कहानी। याद रख सकते हो, रोत्री गोती रायत्रा कहानी, जो कि 1960 में रिलीज की गई थी। और फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा रशियन फोक टेल्स को, जो आप कह सकते हो कि पुरानी कथाएं हैं, उनको जो है वो ट्रांसलेट किया है इंग्लिश से उड़िया लैंग्वेज में भी, और फिर और भी लैंग्वेजेस में इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेडी आप कह सकते हो उड़ीसा के लिए बिनापनी मोहंती, इनका देहांत हो गया। बहुत ही एमिनेंट पर्सन थी। और 1990 में इनको दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि इनकी एक स्टोरीज की कलेक्शन थी जिसका नाम था पता देई। तो उनके लिए इनको सम्मानित किया गया था। और 2020 में जो है वो इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया लिटरेचर और एजुकेशन कैटेगरी के अंदर। तो 3 चीजें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। तो नाम बिनापनी मोहंती, दूसरी चीज इसमें याद रखोगे कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, और तीसरा याद रखोगे कि उड़िया राइटर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेशनल पंचायती राज डे जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है पूरे इंडिया में? तो पंचायती राज दिवस जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें पंचायती राज सिस्टम एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, बाद में ऐड किया गया है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा।
तो नेशनल पंचायती राज डे जो है वो हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम को 24 अप्रैल 1993 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायती राज सिस्टम जो है वो चल पड़ा था। तो आप देख सकते हो 24 अप्रैल 2022 जो वो 13th नेशनल पंचायती राज डे के तौर पे सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि पहली बार ये 2010 में मनाया गया था 24 अप्रैल को। और इसका मतलब है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। सिंपल वर्ड्स में याद रख सकते हो कि पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया था और म्युनिसिपैलिटी सिस्टम को 74th अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया था। तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव किया गया ताकि लोग जो हैं वो ग्राम सभा, लोग जो हैं वो आप कह सकते हो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जान सके, लोग जो हैं वो सरकार तक पहुंच सके और जो सरकार है वो भी लोगों तक जो है वो पहुंच सके। तो इसी इनिशिएटिव के साथ लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत जो है वो की गई थी। तो ये बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट था कि पहले सेंटर बना हुआ है, हमारे पास स्टेट बना हुआ है, स्टेट के नीचे हमने लोकल गवर्नमेंट भी बना दी ताकि सरकार जो है वो लोगों तक जो है वो पहुंच सके। और इसी इनिशिएटिव के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक अमृत सरोवर नाम का इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया ताकि हम कुछ वाटर बॉडीज का निर्माण करेंगे। और ये तय किया गया कि हम टोटल कितनी वाटर बॉडीज का निर्माण करेंगे। 75 सरोवर्स बनाएंगे जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे। उसमें 75 डिस्ट्रिक्ट जो है वो चुनी जाएंगी और ये 15 अगस्त 2023 तक जो है वो बना के तैयार कर देंगे। और ये इंडिया के 75 साल पूरे होने की खुशी में ऐसा बनाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आप ये भी याद रख सकते हो कि ई पंचायत पुरस्कार भी दिए गए जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दिए जाते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है पंचायत के काम को आगे बढ़ाया है। और आपने याद रखना है कि इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं दोस्तों। एक कैटेगरी 1 है वो स्टेट्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और एक कैटेगरी 2 है। जो कैटेगरी 1 है उसमें पहला स्थान जो है वो कर्नाटका को मिला है, बड़ी स्टेट्स की कैटेगरी आप लगा सकते हो, और दूसरा स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ का है। और कैटेगरी 2 में जो है वो त्रिपुरा सबसे पहले नंबर पे आती है और दूसरे नंबर पे कौन सी स्टेट आती है? असम। तो पहली आपने जरूर याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो किसके अंडर आती है? ये आती है दोस्तों गिरिराज सिंह जी के पास, गिरिराज जी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ पे दोस्तों? बिहार के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया नीदरलैंड सरकार के साथ और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट। तो आपने याद रखना है इसमें एक वर्ड है जिससे आप आंसर को जो है वो आप चेक कर सकते हो, आंसर को सही मार्क कर सकते हो, और वो है मालाबार। मालाबार का मतलब है वेस्टर्न कोस्ट का जो सबसे निचला पार्ट है उसको हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। और ये स्टेट कौन सी है दोस्तों? केरला है। तो आंसर क्या होगा? ये टाई अप किसके साथ हुआ है? केरला के साथ। तो केरला गवर्नमेंट ने ये एमओयू साइन किया है नीदरलैंड की सरकार के साथ और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि जो केरला की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जो केरला का पुराना टाइम पीरियड है, उसको डॉक्यूमेंट से निकाल के जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके, लोगों को केरला के हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस यही रहेगा कि जो डच डॉक्यूमेंट्स हैं मालाबार के ऊपर बने हुए 18th सेंचुरी के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन केरला के बारे में मानी जाती है, जिसमें दर्ज है 1643 से लेकर 1852 का टाइम पीरियड। तो उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में अब ट्रांसलेट किया जाएगा। मतलब कह सकते हो उन डॉक्यूमेंट्स को एक तो डिजिटाइज किया जाएगा ताकि इसको जो है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके, इंटरनेशनल या इंडियन स्कॉलर्स इसको पढ़ सकें और केरला के लोग जो है वो इसको पढ़ सके और केरला के इतिहास के बारे में जान सकें। तो इससे क्या होगा? केरला को जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल या कल्चरल हिस्ट्री है वो लोगों को जो है वो जानकारी मिलेगी। इससे बेटर नॉलेज अरेंजमेंट जो है वो होगा। और जो एग्रीमेंट है इसका मेन मकसद ये भी है कि साथ में लोगों को अलग अलग तरीके से केरला के इतिहास के बारे में बताया जाए। इसलिए एक पेंटिंग अकेडमीज जो है वो स्टार्ट कर रही है केरला के अंदर, एक तो कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको स्टार्ट किया जा रहा है। और जो मटेरियल क्लासिकल डच लैंग्वेज में लिखा जा रहा है वो अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया जाएगा और साथ में केरला, तमिलनाडु और नीदरलैंड्स में अवेलेबल भी होगा। और आप कह सकते हो कि इस एग्रीमेंट के तहत एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम रखा गया कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो केरला के वो मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम कर सकते हैं लेडन यूनिवर्सिटी के अंदर नीदरलैंड्स में, और कुछ नीदरलैंड्स के स्टूडेंट जो है वो इंडिया में आएंगे और केरला के एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है केरला काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, वहां पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम साइन किया गया है और ये पूरा जो डॉक्यूमेंट को रीड करना है, उसको दोबारा से तैयार करना है, केरला की नॉलेज निकालनी है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 6 साल के लिए ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। तो याद रखोगे ये एग्रीमेंट आप कह सकते हो एक तरह से लेडन यूनिवर्सिटी या फिर केरला काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च उनके बीच में साइन किया गया है। तो बहुत ही सिंपल है और केरला के बारे में याद रखना है। केरला के चीफ मिनिस्टर जो है वो पिनराई विजयन हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इलेक्शंस 2022 इमैनुअल मैक्रोन जो है वो सेकंड टर्म जीत चुके हैं दोस्तों। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल जीन माइकल फ्रेडरिक मैक्रोन पूरा नाम है इनका, कौन सी पार्टी से संबंधित रखते हैं, याद रखना है, द रिपब्लिक ऑन द मूव, द रिपब्लिक ऑन द मूव पार्टी से संबंधित हैं। ये दोबारा से फ्रेंच इलेक्शंस जो है वो जीत चुके हैं। इनके खिलाफ एक लेडी खड़ी हुई थी जिनका नाम था मैरीन लेपेन, ये खड़ी हुई थी लेकिन ये हार गई हैं दोस्तों। और इनकी पार्टी का नाम क्या था, नेशनल रैली पार्टी। तो ये ऐसा 20 साल में अब पहली बार हुआ है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ये फ्रांस में 2 बार हो चुका है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी सेकंड टर्म के लिए दोबारा से इलेक्ट हो गए। तो इसका मतलब पूरे फ्रांस के इतिहास में ये तीसरे ऐसे प्रेसिडेंट है जो लगातार 2 बार चुने गए हैं। और 7 नंबर आर्टिकल ये बताता है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हैं वो 2 राउंड्स में कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपको समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना याद रखना है कि दूसरी बार जो है इमैनुअल मैक्रोन जो है वो चुने जा चुके हैं। और इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी को 58% वोट्स मिली हैं और नेशनल रैली पार्टी को 41% वोट्स जो है वो मिली हैं। तो इसमें आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पार्टी का नाम जो है वो याद रखना है, द रिपब्लिकन ऑन द मूव। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो यूनाइटेड किंगडम के हैं बोरिस जॉनसन, वो इंडिया आते हैं। 2 दिन के दौरे पे वो इंडिया आए और खास बात ये रही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनको इनवाइट किया था, इसलिए वो इंडिया में पहुंचे। पहले भी उन्होंने आना था लेकिन कई बार दौरा रद्द हो चुका है, उसका कारण था कोविड-19। और आप कह सकते हो ये पहली बार हुआ है कि बोरिस जॉनसन जो है वो इंडिया में विजिट किए हैं। और ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का पहला विजिट था जो गुजरात में गए थे। और याद रखना ये ऐसे पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं जो गुजरात में गए थे, क्योंकि 2 ही जगह का दौरा किया, एक तो गुजरात का, एक दिल्ली का। ये 2 जगह पे ये जाके आए हैं। और कई एमओयू साइन हुए, जैसे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए। तो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप फंड बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द 2 कंट्रीज, दोनों कंट्रीज ने साइन किया है। और इसमें अप्रोक्सीमेटली 75 मिलियन पाउंड की राशि जो है वो जमा करवाई जाएगी एज ए ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप फंड, ताकि दोनों क्लाइमेट को लेके जो है वो पैसा खर्च कर सकें और सस्टेनेबल इनोवेशन जो हैं वो की जा सकें। नेक्स्ट एक एमओयू साइन हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के लिए। ग्लोबल सेंटर ऑफ न्यूक्लियर पार्टनरशिप बनाया जाएगा और दोनों जो हैं वो इस सेंटर के थ्रू रिसर्च को प्रमोट करेंगे और न्यूक्लियर एनर्जी स्टडीज को जानने में हेल्प करेंगे, लोगों को उसके बारे में बताएंगे। रेडियो एक्टिव एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में जानकारी दी जाएगी। और इंडिया और यूके ने एक नया डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट भी जो है वो साथ में साइन किया है। और इसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स जो है वो दोनों कंट्रीज आपस में जो है वो एक्सचेंज कर सकें। और जो भी इनके बारे में जो भी डिटेल है वो एज सच सिक्योरिटी लिहाज से जो है वो जारी नहीं की गई, लेकिन अदरवाइज इसका मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो कंट्रीज आपस में बनाएं और आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एक अच्छा डिफेंस कॉपरेशन या एक डिफेंस कॉरिडोर बनाएं। इंडिया और यूके ने साइबर पार्टनरशिप बनाने के लिए कहा है कि उसके लिए विजन 2030 एक डॉक्यूमेंट हम तैयार कर रहे हैं, जो कि एक ओपन डॉक्यूमेंट होगा, एक सिक्योर और पीसफुल साइबर स्पेस बनाने के लिए होगा, खास करके इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी दोनों कंट्रीज 2021 में ये कह चुकी हैं कि हम साइबर गवर्नेंस को लेके जो है वो बहुत जागरूक हैं और साइबर गवर्नेंस को लेके हम एग्रीमेंट्स करेंगे जिसमें हम लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे साइबर सिक्योरिटी को लेके। और यूके और इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कहा है कि हम जल्दी ही इसके ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा और एंड ऑफ द 2022 या आप कह सकते हो अक्टूबर 2022 तक जो है वो पूरा हो जाएगा। इससे दोनों कंट्रीज में बाइलेटरल ट्रेड जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई चीज़ों के ऊपर टैक्सेस को हटा देगा। तो ये यूनाइटेड किंगडम्स के साथ कुछ समझौते हुए हैं जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे डायरेक्टली आपको पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक बार जो है वो इसको पढ़ लेना है। और यूनाइटेड किंगडम कैपिटल लंदन है और करेंसी जो है वो स्टर्लिंग पाउंड है। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सेबी ने एक कमेटी को दोबारा से रीस्ट्रक्चर किया है, उसको दोबारा से बनाया है और उस कमेटी का नाम है मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी। तो सिंपली याद रखेंगे कि इसके हेड कौन है। पहले ये 20 मेंबर की कमेटी थी लेकिन अब इसको बना दिया है 21 मेंबर की कमेटी और इसके जो हेड होंगे वो होंगे डॉक्टर एम.एस. साहू। तो याद रखना है डॉक्टर एम.एस. साहू जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं, उनको बना दिया गया है इसका हेड, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में स्थित है। और साथ ही साथ ये पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो ये सेबी की इस मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी के हेड होंगे। तो इस कमेटी का काम यही है कि जो भी सिक्योरिटी मार्केट है उसका जो डेटा होगा उसको सही तरीके से यूज किया जा सके, ट्रांजैक्शंस के टाइम पीरियड पे भी या डिस्क्लोजर्स के टाइम पीरियड पे भी। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्लाइड से ही याद रख सकते हैं।
अगला है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है कौन सी स्टेट के साथ, ताकि एमएसएमईज को उस स्टेट के अंदर अच्छा किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो सिडबी ऐसा बहुत सी स्टेट्स के साथ कर चुकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल इन्होंने जो साइन किया वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ साइन किया है। और वेस्ट बंगाल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक डिपार्टमेंट है जिसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, ताकि स्मॉल या माइक्रो जो फर्म्स हैं वेस्ट बंगाल के अंदर उसको अच्छा बनाया जा सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि दोनों कॉपरेट करें आपस में, वेस्ट बंगाल सरकार और सिडबी, और जिसके थ्रू जो है वो एमएसएमईज को हम जो है वो स्पीड अप कर सकें, उसकी भलाई के लिए हम बेहतर कुछ स्टेप्स जो हैं वो दोनों मिलकर उठा सकें। लेकिन आपने यहाँ पे सिडबी के बारे में याद रखना है, सिडबी के जो सीईओ हैं वो हमारे पास हैं शिव सुब्रमण्यम रमनन, और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन जो कि है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इमैनुअल मैक्रोन दूसरी बार चुने गए फ्रांस के प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो जीता है, तो ये भी हम ऑलरेडी पहला क्वेश्चन हम इसको कवर कर चुके हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस 2022 जो है वो 24 अप्रैल को मनाया गया। तो इसका मेन मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी कि मल्टीलेटरिज्म जो है उसको बचाना है, इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है वो ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, और हम यूएन के जो चार्टर पॉइंट्स हैं उसको हम मानते हैं, और 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का उसको आगे लेके चलेंगे। तो मल्टीलेटरलिज्म का सिंपल मीनिंग यही है कि हम सारी कंट्रीज का सम्मान करते हैं, सारी कंट्रीज को एक साथ चलने के लिए हम कह रहे हैं, यही अवेयरनेस क्रिएट करनी है जिससे शांति जो है वो आगे बढ़े और लोगों के राइट्स जो हैं वो सुरक्षित रहें। और 3 पिलर्स जो हैं यूनाइटेड नेशन जिसके ऊपर फोकस करता है, एक तो पीस एंड सिक्योरिटी, एक डेवलपमेंट के ऊपर, और तीसरा है ह्यूमन राइट्स, इसको हम सारी कंट्रीज के अंदर प्रमोट कर सकें। और पहली बार ये दिन जो है वो 2019 में बनाया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स 2022 24 अप्रैल को मनाया गया। तो आप सिंपल कह सकते हो कि जो लैब के अंदर जो है वो टेस्टिंग होती है एनिमल्स के ऊपर, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेके हो, तो उसको रोका जाए, ताकि जो जानवर लैब्स के अंदर जो है वो तंग होते हैं, इवन कई मारे भी जाते हैं, तो हर तरह की जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम इसको कर सकते हैं तो उसके थ्रू करना चाहिए, रेदर देन वो टेस्टिंग जो है वो जानवरों के ऊपर होनी चाहिए। इसलिए इस दिन को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स 2022 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको वर्ल्ड लैब एनिमल डे भी कहा जाता है। इंटरनेशनल डेलीगेट डे 25 अप्रैल को मनाया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, ये सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेलीगेट्स हैं मेंबर स्टेट्स के यूनाइटेड नेशन के, उनको सम्मान प्रोवाइड करता है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में रह के वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस बार तीसरा इंटरनेशनल डेलीगेट डे बनाया, क्योंकि पहली बार इसको 2020 में मनाया गया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे 2022 25 अप्रैल को मनाया गया। फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब हम वर्ल्ड मलेरिया डे की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्लियर है कि हमने मलेरिया को पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो ख़त्म करना है, और लोगों को एजुकेट करना है कि किस तरह से मलेरिया से बचा जा सकता है, ताकि लोग जो हैं वो इस क्योरेबल डिजीज़ जिससे बचा जा सकता है उस डिजीज़ को ख़त्म कर सकें। और ये डिजीज़ जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिक्लेयर की गई है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही इस दिन को जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाता है। और दोस्तों याद रखना है, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। तो मलेरिया को खत्म करके या मलेरिया से बच के हम जो है वो इस डिजीज को खत्म कर सकते हैं, यही इसका थीम है। और पहली बार इसको 2008 में मनाया गया था। और याद रखना है, ये एक फीमेल मॉस्किटो है जिसका नाम है एनोफिलिस मॉस्किटो, उससे काटने से जो है ये मलेरिया फैलता है। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 24 और 25 अप्रैल का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बहुत सिंपल था। एक चेक अगर आप बैंक में लेके जाओगे, मतलब कोई भी बंदा बैंक में लेके जाएगा, बैंक उसको पेमेंट कर देगा काउंटर पे ही, तो वो होगा दोस्तों बियरर चेक, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ जो है वो नाम लिखा होगा। मतलब आप कह सकते हो कि जो बैंक को प्रेजेंट करेगा उसी को ये पैसा मिल जाएगा, इसलिए इसका नाम है बियरर चेक। और अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब है फॉर दी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कस्टमर्स को क्या पे करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा पैसे ले लेते हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ कर लेते हो, तो बैंक को आप क्या पे करोगे? तो आपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे, लेकिन आपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहेंगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।